Afternoon classes. Today we are going to learn and discuss one more topic for the post of account assistant पंचायत, that is डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इससे पहले हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आज जो है हम आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, पंचायत पोस्ट के रिलेटेड, क्योंकि इन्हीं प्रिंसिपल्स में से एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो बोलते हैं हमें पंचायत बनानी चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। और एक और आर्टिकल जैसे कि आर्टिकल 41 जो बोलते हैं हमें लोगों के लिए स्कीम्स निकाली चाहिए, जैसे कि मनरेगा स्कीम, 100 दिन की जॉब दो लोगों को जो अनस्किल्ड हैं। इस तरीके से और बोलते हैं सोशल असिस्टेंट स्कीम दो बूढ़ों को, जैसे कि पेंशन दो। तो गाइस एग्जाम से रिलेटेड ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पूरा कवर किया है फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके एंड तक। आप प्लीज़ पूरी देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। I have you now. तो गाइज वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है फॉर अकाउंट असिस्टेंट पंचायत से रिलेटेड। डॉबिन क्लास ने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन इसका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। आपको कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी, जैसे कि आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं 36 से रिलेटेड 51, ये आपको पता होना चाहिए। और ये किस पार्ट में है, जैसे फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में थे, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये पार्ट 4 में है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहाँ से बारो किए हैं, हमने आयरलैंड से लिया हुआ है इनका कंसेप्ट। तो आयरलैंड ने खुद कहाँ से लिया था, उसने स्पेन से लिया था। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये जो है इट सिग्निफाइज द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ये जो है सोसाइटी के इंटरेस्ट की बात करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं। और जो फंडामेंटल राइट जो हमने पीछे पढ़े वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट हैज़ इवॉल्व ए कंसेप्ट नोन एज डॉक्ट्रीन ऑफ हार्मोनाइजेशन। सुप्रीम कोर्ट ने एक कंसेप्ट दिया था डॉक्ट्रीन ऑफ हार्मोनाइजेशन, जिसका मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे शुड नॉट कंसिडर्ड एज कंट्रोडिक्टरी टू ईच अदर बट सप्लीमेंट्री। हमें जो है इन दोनों को अलग अलग नहीं देखना है कि ये अलग हैं दोनों, हमें जो इनको एक साथ देखना है, क्योंकि ये एनरिच करते हैं एक दूसरे का मीनिंग और स्कोप। हमें जो है अगर कंट्री की डेवलप और प्रोग्रेस करनी है, हमें फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों साथ चलाने हैं। अंडर आर्टिकल 37 अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो किसकी जीत होगी, हमें क्या फॉलो करना है। तो आर्टिकल 37 बोलता है हमें फंडामेंटल राइट्स फॉलो करने हैं, फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल। तो इसको आगे समझेंगे कन्फ्लिक्ट का क्या मतलब था। लेकिन उन्होंने बोला आपको सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं मतलब ख़त्म कर देने, आपको कुछ फॉलो भी करने हैं। जैसे कि उन्होंने एक्सेप्शंस रखी, जैसे कि आर्टिकल 39, आपको जब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 39 क्लॉज सी आपको हमेशा लेना है, सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं, हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की 2 चीज़ें लेनी है। जैसे कि आर्टिकल 39C वो बोलता है ऑनरशिप ऑफ द मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कंट्री शैल बी विजिट इन द हैंड्स ऑफ द कम्युनिटी एंड यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। हमें जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हमें जो हैं वो कम्युनिटी के पास देने हैं और जो उनका वेलफेयर करना है रिसोर्सेज से। तो ये जो क्लॉज सी है 39 का, ये हमें यूज़ करना है हमेशा फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। और आर्टिकल 39 क्लॉज सी फिर बोलता है कि हमें जो है हमें जो इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा बनाना है कि जो वेल्थ है वो कुछ लोगों के पास ना जाए, सबको पैसा मिले हमारी कंट्री में, ऐसा बनाना है हमने। तो हमने ये 2 प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए। लेकिन जैसे कि आर्टिकल 37 बोलता है जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो आप क्या करो, फंडामेंटल राइट जो होंगे वो प्रिवेल होंगे। लेकिन हमने एक्सेप्शन रखी, 2 चीज़ें हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की लेनी है। ये था अबाउट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आगे और देख लेते हैं, जैसे कि कुछ फेमस केसेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड हैं। जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट पास करता है आर्टिकल 31C के अंदर, 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। इसमें क्या करता है वो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की पावर्स को बढ़ा देता है। वो बोलता है इफ़ पार्लियामेंट मेक्स एनी लॉज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल सेट इन आर्टिकल 39B एंड इट कैनॉट बी चैलेंज फॉर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। तो अगर तो इन्होंने क्या किया, इसकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को थोड़ा सा बढ़ाया। इन्होंने बोला हम जो है अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लाते हैं, इसका मतलब हम वायलेशन नहीं कर रहे हैं आर्टिकल 14 और 19 की, हम फंडामेंटल राइट्स के साथ लड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो इसी को चैलेंज किया केशवानंदा भारती केस ने 1973 में। उसने बोला यार ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये वायलेशन नहीं हो रही बेसिक स्ट्रक्चर की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो आर्टिकल 39C और आर्टिकल 39C क्लॉज सी है, ये जो है
ये जो है हमें फॉलो करना ही करना है, हमें लोगों को वेलफेयर करना है और साथ साथ में हमें ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ लोगों के पास नहीं जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम माना, लेकिन पार्लियामेंट ज़्यादा ही आगे बढ़ जाता है और एक और अमेंडमेंट करता है जिसे बोला जाता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की उन्होंने बोला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है सुप्रीमेसी और फंडामेंटल राइट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो सुप्रीम है, फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा ऊपर है। लेकिन उसी टाइम क्या हुआ, इमरजेंसी चल रही थी ऑफ द कंट्री में, लॉट्स ऑफ पीपल सारे जेल में थे, किसकी वजह से, इसी आर्टिकल की वजह से, अमेंडमेंट की वजह से। तो इसको चैलेंज किया मिनार्वा मिल केस ने इन 1978। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला जैसे आर्टिकल 39 बी और सी ही रहेगा सिर्फ, बाकी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी वो नहीं फॉलो किए जाएंगे जब भी कॉन्ट्रोडिक्शन होगी इनके अंदर। तो ये था अबाउट कुछ केसेस ऑफ फेमस केसेस जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट से रिलेटेड थे, ये आपको याद रखने हैं। अब हम देखते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं वो 3 कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, जैसे कि कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल है, कुछ वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल है। तो हमने इन तीनों से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बनाए हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक शुरू होते हैं, वो 36 से लेके और आर्टिकल 51 तक शुरू होते हैं। आइए अब देखते हैं वो उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले आते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। तो इधर क्या बोलता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड सच सोशल ऐसा सोशल ऑर्डर दो इन विच जस्टिस, हम सारे लोगों को जस्टिस दें। कौन सा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इज़ अवेलेबल टू ऑल, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सबको जस्टिस मिले। आर्टिकल 39A क्या बोलता है, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ ऑल द स्टेट टू प्रोवाइड एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू बोथ मैन एंड वुमेन। हमने जो है सबको एक एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड देना है, हमने ज़रिया देना है कि वो खुद कमा पाएँ, उनको ज़रिया देना है कि अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पाएँ, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। आर्टिकल 39 क्लॉज डी बोलता है इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू एंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। हमें जो है दोनों को, चाहे वो आदमी है औरत है, दोनों को इक्वल पे देनी है, इक्वल वर्क। अगर दोनों एक ही काम करें हमने दोनों को इक्वल पे ही देनी, ऐसा नहीं कि औरत को कम देनी है और मर्द को ज़्यादा देनी है। तो हम देखते हैं क्या ये सच में हमारी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया आर्टिकल 39D। तो हम देखते हैं पार्लियामेंट ने पास किया था इक्वल वेजेस एक्ट, जिसमें उसने बोला था दोनों, चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर वो एक जैसा काम करें उन दोनों को इक्वल सेम काइंड ऑफ वेजेस दी जाएंगी। तो ये था सोशलिस्ट प्रिंसिपल का पहला प्रिंसिपल 39A और 39D। आप देखते हैं आर्टिकल 41 क्या बोलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। आर्टिकल 41 डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बोलता है इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर द राइट टू वर्क एंड एजुकेशन एज वेल एज पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी और अदर केसेज ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शन। तो आर्टिकल 41 बोलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपका, वो बोलता है हमें जो है सारे लोगों को राइट टू वर्क देना है, एजुकेशन देना है और असिस्ट करना है उनको। जैसे कुछ लोग जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, हमें उनको असिस्टेंट पैसे देने हैं, उनको उनकी हेल्प करनी है। डिसेबल्ड लोग होते हैं। तो हम देखते हैं क्या सच में आर्टिकल 41 गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया कि नहीं। हाँ किया। जैसे कुछ स्कीम्स, जैसे कि स्टेट हैज़ इनिशिएटेड मैनी स्कीम्स लाइक मनरेगा विच प्रोवाइड जॉब्स टू एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ ईच फैमिली। जैसे कि मनरेगा स्कीम है, यहाँ पर भी हर जगह है, जो क्या करती है जो भी अनएम्प्लॉयड होता है उसको क्या करती है 100 दिन की जॉब देती है फाइनेंशियल ईयर में। इस तरीके से एक मनरेगा स्कीम के बाद जो है और एक नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम भी किया है जिसे NSAP भी कहा जाता है, जो 15 अगस्त 1995 को किया था। जो भी बूढ़े 80 साल के बिलो हैं उन्हें 800 रुपये दिए जाएंगे और जो भी 80 साल के ऊपर हैं उन्हें 1200 रुपये दिए जाएंगे। और बहुत सारी बैकवर्ड सेक्शन स्कॉलरशिप लोगों के लिए रखी हैं, फ्री बुक्स देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं। तो ये जब भी आप जैसा लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए ये काम कर रही है, उसकी उनकी ड्यूटी अंडर आर्टिकल 41 गवर्नमेंट जो भी पावर में आता है उसकी ड्यूटी है कि हम वो क्या करेगी, वो राइट टू वर्क देगी और एजुकेशन देगी लोगों को और पब्लिक असिस्टेंट देगी बूढ़ों को, अनएम्प्लॉयड को, डिसेबल्ड को और जो डिप्राइव्ड सेक्शन है जैसे कि SC और ST। इनका काम है गवर्नमेंट का, इसका वो हम पे एहसान नहीं करें, उनका काम है अगर वो पावर में आए। तो ये आर्टिकल 41 बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम से आ सकता है। तो आर्टिकल 42 देखते हैं आप, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो सोशलिस्ट में आता है। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एट द प्लेस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ फॉर द वुमेन वर्कर। तो मतलब अच्छी कंडीशन होनी चाहिए वर्क में, और जब औरतों को मैटरनिटी लीव के बारे में भी कहा, रिलीफ भी देना है औरतों को। क्या ये सच में इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं। तो पार्लियामेंट ने पास किया था एक फिक्स्ड वर्किंग आवर होने चाहिए, ज़्यादा काम नहीं होने चाहिए, वेजेस भी फिक्स होने चाहिए जैसा काम है, एंड प्रोवाइड फॉर अ गुड कंडीशन एट द प्लेस ऑफ वर्क एंड प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड फैसिलिटीज़ टू वुमेन वर्कर ड्यूरिंग
पीरियड। जब भी औरतें मैटरनिटी पीरियड में होती हैं उनको क्या करना है, हमने इंसेंटिव्स और फैसिलिटी देनी, उनको छुट्टियां देनी है। तो गवर्नमेंट ने आर्टिकल 42 भी इम्प्लीमेंट किया है ऑफ द डायरेक्टिव मिनिस्टर ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 43 देखते हैं, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड लिविंग वेजेस टू वर्कर, वेजेस देना वर्कर को, सो दैट दे कैन लीड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, कि वो अपना एक घर चला सकें। लिविंग वेजेस का मतलब होता है मतलब क्या क्या देना है उनको, मिनिमम वेजेस देनी है और एज एक्सपेंसेस देने, ताकि वो अपने बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ का ध्यान रख पाएँ। तो आर्टिकल 43 बोलता है टू प्रोवाइड लिविंग वेजेस टू वर्कर। आर्टिकल 45 देखते हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड ऑल दोज कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर द चिल्ड्रन टू गेट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आर्टिकल 45 फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। स्टेट की ये ड्यूटी है, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। हम देखते हैं क्या इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं, क्या हमारी जो गवर्नमेंट है हमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे रही है अंडर आर्टिकल 45। जी हाँ, कुछ स्कीम्स जैसे कि मैनी स्कीम्स लाइक मिड डे मील्स, 1995 में जो मिड डे मील्स आई थी जो बच्चों को खाना देती है, छोटे बच्चों को। सर्व शिक्षा अभियान जो एलिमेंट्री से रिलेटेड, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये भी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। और ये क्या करती हैं स्कीम्स, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, साथ साथ में खाना भी देती, यूनिफॉर्म और बुक्स भी देती हैं। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है ये चीज़ें देना बच्चों को। तो ये आर्टिकल 45 के अंदर आता है। आप देखते हैं कौन से गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में। आर्टिकल 40 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ ही सकता है आपको। आर्टिकल 40 बोलता है, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत सो दैट दे कैन एक्ट एज ए यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। हमें जो है गाँव में विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करनी चाहिए ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट बना पाएँ, अपना काम कर पाएँ, सेल्फ गवर्नमेंट कर पाएँ। जैसे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 73rd अमेंडमेंट एक्ट इन 1992 पार्लियामेंट ने पास किया। पंचायत वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, सेपरेट प्रोविजन वर एडेड इन पार्ट 9 ऑफ द पंचायत बनाई गई 73rd अमेंडमेंट एक्ट इन 1992 से, और इनको पार्ट 9 में रखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट पंचायत वर नॉट मर्सिबल स्टेट, मतलब इस अमेंडमेंट से क्या हो, पंचायत जो है स्टेट के नहीं रुकेगी, स्टेट हमें पैसा देगी फिर हम काम करेंगे। उनको पावर्स दी गई, रियल पावर्स पंचायत को। रियल पावर्स पंचायत को कब मिली, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो हमारी जो पंचायत है इंडिया की वो थ्री टायर्स में डिवाइड है। जैसे कि सबसे पहले आती है ज़िला परिषद, फिर आती है ब्लॉक कमेटी, फिर आती है ग्राम सभा। द स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख दे कैन स्किप मिडिल स्ट्रक्चर। जिस भी स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहाँ पर ब्लॉक लेवल कमेटी नहीं होगी, वहाँ पर सिर्फ ज़िला परिषद और ग्राम सभा होगी। तो ये था अबाउट, आपको सिर्फ याद रखना है आर्टिकल 40 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलता है पंचायत होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन एंड मेंबर ऑफ पंचायत देखते हैं, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और उसकी 21 साल की उम्र होनी चाहिए। टेनवर 5 मंथ कैन बी डिजॉल्व अर्लियर, टेनवर जो होना चाहिए 5 साल तक पंचायत का होता है, डिजॉल्व अर्लियर हो सकती है। और जब जैसे ही वो डिजॉल्व इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू रिकंस्ट्रक्ट विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर दोबारा से इलेक्शन करा रहे हैं पंचायत की, अगर वो डिजॉल्व हो गई, ख़त्म हो गई। अब देखते हैं शेड्यूल 11 क्या बोलता है, लिस्ट ऑफ द 29 सब्जेक्ट देता है और विच पंचायत वर गिवन पावर। 29 सब्जेक्ट्स में पंचायत को पावर दी गई है कि आप इस पे आपको फाइनेंस मिलेगा, आप अपना काम कीजिए 29 सब्जेक्ट्स पर। लेकिन आर्टिकल 370 जो था हमारी स्टेट में इससे पहले, वो क्या बोलता है, हमारा एक सेपरेट J&K का पंचायत राज एक्ट था 1989, उसकी कुछ वीकनेसेस थी, जैसे कि उसका टेनवर था 5 साल के लिए, अगर बाई चांस वो डिज़ोल्व हो गई तो हमारे पास कोई प्रोविज़न नहीं थी कि उसको रिकन्स्ट्रक्ट करें जल्दी। नो डेफिनेट पावर्स टू पंचायत, पंचायत को कोई पावर्स नहीं थी, ये जो वीकनेस थी। बट आफ्टर इज एब्रोग्रेशन देयर आर चेंजेस विच विल बी स्टडी, जो भी इसके बाद जो भी एब्रोग्रेशन हुआ आर्टिकल 370 का, इसके बाद पंचायत में कुछ चेंजेस आए, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे। तो ये था अबाउट कुछ आर्टिकल 72 ऑफ द आर्टिकल 40 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें पंचायत आती है। आप देखते हैं आगे आर्टिकल 46, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट विद स्पेशल केयर ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द। तो आर्टिकल 46 डील करता है कि हमें जो है प्रमोट करनी है SC ST और OBC के लिए स्पेशल एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका। गाइस इनके लिए इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत दूर रहते हैं, वहाँ पे लाइट नहीं होती, वहाँ पे रोड्स नहीं होता, इनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए रिजर्वेशन रखी है आर्टिकल 46 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखते हैं इंप्लीमेंटेशन की कि नहीं। लाइक अंडर आर्टिकल 338 एंड अंडर 338A क्लॉज A और 340 प्रोवाइड अ नेशनल
कमीशन फॉर SC ST एंड OBC, इनके लिए ये नेशनल कमीशन बनाई थी जो जिनमें इनको दिया जाता है, इनका प्रमोट किया जाता है स्पेशल केयर, एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड OBC। तो आर्टिकल 46 डील्स विद SC ST एंड OBC। आर्टिकल 47 की बात करें अगर, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल एंड टू चेक द यूज़ ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रंक्स। तो जैसे कि आपने देखा होगा, आर्टिकल 47 बोलते हैं कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन चेक करना है फूड का, क्या ख़राब तो नहीं है वो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना है लोगों का, और इंटॉक्सिकेशन ड्रग्स जो होते हैं उनको वो भी चेक करना है, ख़राब तो नहीं हो, एक्सपायर तो नहीं हो गए, इसलिए आर्टिकल 47 डील्स विद दिस। आर्टिकल 40 देखते हैं, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक, जो भी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इनको हमने साइंटिफिक मॉडर्न यूज़ करना है, इनके बारे में हमने एग्रीकल्चर में भी मॉडर्न प्रोडक्ट्स का यूज़ करना है ताकि डेवलपमेंट हो, और हमें जो स्लॉटर ऑफ काउ और अदर कैटल्स नहीं करनी, ये प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 48। विद स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टू वर्क ऑन रिसर्च टू इम्प्रूव ब्रेड्स ऑफ वेरियस, तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें काम करना चाहिए जो इम्प्रूव करें हमारा ब्रेड्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स एंड कैटल्स के बारे में, तो रिसर्च वगैरह करे वो वहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में। तो आर्टिकल 48 बोलता है एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री से रिलेट करता है, और आर्टिकल 47 लेवल ऑफ न्यूट्रिशन से। फिर देखते हैं हम कौन कौन से वेस्टर्न यूनिवर्सल प्रिंसिपल हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अडॉप्ट किए हैं। जैसे कि आर्टिकल 39 क्लॉज A बोलता है टू प्रोवाइड इकोनॉमिक नेसेसिटीज़ एंड नो पर्सन इज़ डिनाइड जस्टिस, हमें जो इकोनॉमिक नेसेसिटी देनी है और किसी भी पर्सन को जस्टिस डिनाइड नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 43 क्लॉज A बोलता है मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज से डील करता है। आर्टिकल 44 बोलता है टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सबके लिए बराबर सिविल कोड होना चाहिए। फिर आर्टिकल 40 क्लॉज A बोलता है स्टेट शेल टेक टू स्टेप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये बोलता है कि हमें जो है कुछ ऐसे स्टेप लेने, स्टेट की ड्यूटी है उसको स्टेप लेने फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, किसकी प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए। तो आर्टिकल 48 किसके साथ डील करता है, एनवायरनमेंट के साथ, उसकी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन से। और आर्टिकल 49 देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल नेशनल इंपॉर्टेंस, जो भी मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट हैं प्लेसेस, उनको प्रोटेक्शन करनी, उन्हें डैमेज नहीं करना है। अंडर आर्टिकल 49 बोलता है इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट दीज मॉन्यूमेंट्स। आगे देखते हैं हम आर्टिकल 50 बोलता है इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू स्प्रेड जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 40 बोलता है ये ड्यूटी है स्टेट की जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस ना करे जुडिशरी के डिसीजन। मान लो कोई किसी का केस आने वाला है, अब यहाँ से जाएगा एग्जीक्यूटिव और बोलेगा नहीं, जज को बोलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने रिसेंटली देखा होगा व्हेन द 4 सीनियर मोस्ट जजेस केम आउट फ्रॉम द, जो सुप्रीम कोर्ट के थे सीनियर मोस्ट, वो आउट आए, उनने बोला यार डेमोक्रेसी इन डेंजर। इसका मतलब यही था कि ये जो हो रहा है इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनके डिसीजंस। तो ये था आर्टिकल 50 बोलता है बिल्कुल ये सेपरेट होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जुडिशरी अलग होनी चाहिए और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव अलग अलग होने चाहिए, ये एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर ना करें। ये हमने लिया था, फ्रेंच स्कॉलर मोंटेस्क्यू थे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था सेपरेशन ऑफ पावर्स इन 3 ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इस तरीके से यूएसए में थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस है, वो भी क्या कहते हैं, एक दूसरे का इन्फ्लुएंस नहीं देने होते हैं डिसीजंस को। तो ये था अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 51 जो है वो बोलता है ड्यूटी ऑफ स्टेट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, हार्मनी, मेंटेन जस्ट एंड नॉर्मल रिलेशन विद अदर कंट्रीज। तो आर्टिकल 51 बोलता है हमें जो है इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कंट्री, हमें जो इंटरनेशनल पीस एस्टेब्लिश करना है, हार्मनी लानी है, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद अदर कंट्रीज़। तो ये था अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने कोई भी चीज़ इसमें स्किप नहीं की है। अगर गाइज आपको पसंद आया होगा प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम और ऐसी वीडियोस बनाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।